हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी। आज की क्लास में हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा अबाउट द ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस के बारे में। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन सीखी हैं। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहे थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहे हैं। यस, वी हैव लर्नड अबाउट फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ओके, वी हैव लर्नड अबाउट आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, और आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा अबाउट द ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो आप जानते ही हैं कि लिविंग सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ओके, किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। जनरली दीज बायोमोलिक्यूल्स दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स में जनरली द हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है, इट मे बी रिप्लेस्ड विद सम अदर फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन एटम है, इट मे बी रिप्लेस्ड विद सम फंक्शनल ग्रुप। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपने केमिस्ट्री में सीखा ही होगा कि फंक्शनल ग्रुप का मेजर रोल क्या होता है, इट कन्फर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज टू एनी केमिकल। अगर किसी ग्रुप में क्या है, फिनाइल ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, ओके, वो उस पूरे केमिकल को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज कन्फर कर देगा। तो आपको अब प्लीज़ रिवाइज करने चाहिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स, जो आपको शायद पता ही होगा। यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक फिनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ईथर ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप, अमाइडो ग्रुप, amino group, imine group. Then you have sulfhydryl group, disulfide linkage, thioester linkage, phosphoryl group, phosphoanhydride linkage, and the mixed anhydride. So these are some of the different type of functional group which are actually being found in the biomolecules. तो चलिए, आपने केमिस्ट्री में और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी की होगी, लेकिन जो लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो लिविंग सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिनमें क्या हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनमें जो मेजर ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन से ग्रुप का हो रहा है। एक तो एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आज हम सीखेंगे वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें क्या है, एसाइलेशन हो रहा है, डी एसाइलेशन हो रहा है। ओके, यस, इन द लिविंग सेल देर इज आल्सो ट्रांसफ़र ऑफ ग्लाइकोसाइल ग्रुप। ग्लाइकोसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र मेजर होता है। ओके, और एक और ग्रुप का बहुत ही मेजर रोल है लिविंग सेल के अंदर, और वो ग्रुप बड़ा ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोराइल ग्रुप। ओके, तो बाकी सारे ग्रुप भी ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन मेजरली ये तीन ग्रुप, एसाइल ग्रुप, ग्लाइकोसाइल ग्रुप, फॉस्फोराइल ग्रुप, दीज आर कॉमनली ट्रांसफर्ड इन ए लिविंग सेल। तो आज की क्लास में हम मेजरली सीखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र एंड फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र। ग्लाइकोसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हम नहीं सीखेंगे आज की क्लास में। हमारा मेजर फोकस रहेगा एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र और फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र इन ए लिविंग सेल। तो चलिए हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, व्हाट इज एक्चुअली द एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। और इस एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, दैट इज एक एंजाइम आपने सुना होगा, काइमोट्रिप्सिन। ओके, दिस एंजाइम इज एक्चुअली ए प्रोटीएज। वो क्या है, एक प्रोटीएज है। ओके, आप जानते ही हैं व्हाट आर प्रोटीएज। प्रोटीएज आर द एंजाइम्स विच एक्चुअली डिग्रेड और हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड। वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। वो कैसे डिग्रेड करते हैं, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो काइमोट्रिप्सिन है, एक्चुअली में इट इज़ ए स्पेसिफिक
प्रोटीएज। स्पेसिफिक प्रोटीएज का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू क्लीव द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन रैंडमली, वो रैंडमली कट नहीं करता है। क्या करता है काइमोट्रिप्सिन, मान लो एक क्या है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, ये मेरी एक चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड में जहाँ जहाँ पे क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, लेट्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड के आपको एग्जांपल पता ही है कौन कौन से हैं, फिनाइल एलेनिन है, ओके, देन यू हैव ट्रिप्टोफैन, देन यू हैव टायरोसिन, ओके। ये अगर अमाइनो एसिड रेजिड्यू किसी भी पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट है तो काइमोट्रिप्सिन इट इज़ गोइंग टू स्कैन, वो उसको क्या है उस प्रोटीन के अंदर उनको ढूंढता है, और जहाँ जहाँ पे ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं वहाँ उसके बिल्कुल पास में जाके क्या कर देगा, कट कर देगा, क्लीव कर देगा, ओके। तो ये मेरा जो पूरा पॉलीपेप्टाइड है इट इज़ नाउ फ्रेगमेंटेड इनटू पीसेस। तो इस तरह से क्या है काइमोट्रिप्सिन काम करता है। तो जो काइमोट्रिप्सिन है उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिवाइड किया जा सकता है दो फेज में। तो फर्स्ट फेज इज नोन एज एसाइलेशन फेज, ओके। तो एसाइलेशन फेज में एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो मेरा एंजाइम है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन एस्टर लिंकेज, वो क्या बना रहा है, एस्टर लिंकेज बना रहा है विद द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो मेरा पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो पेप्टाइड लिंकेज है उसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ क्या है मेरा एंजाइम जाके क्या बनाता है, एक एस्टर लिंकेज। तो एसाइलेशन फेज में क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या है एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन है, ओके, इन बिटवीन द कार्बोनाइल कार्बन एंड द एंजाइम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देयर इज क्लीवेज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जो मेरा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या हो गया, क्लीव हो गया, वो टूट गया, ओके। सो व्हेन वी विल डिस्कस इन डिटेल द एक्टिविटी ऑफ काइमोट्रिप्सिन, ओके, जब हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तब थोड़ा और डिटेल में डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट स्टेप इस एंजाइम की एक्टिविटी में क्या हो रहा है, एसाइलेशन फेज है। एसाइलेशन फेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर लिंकेज, और सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, जो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या हो गया है, टूट गया है। नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए, पेप्टाइड बॉन्ड तो टूट गया है लेकिन मेरा जो एंजाइम है इट इज स्टिल बाउंड विद वन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो उसको भी क्या है हटाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज डी एसाइलेशन फेज। तो डी एसाइलेशन फेज में क्या होता है बेटा, डी एसाइलेशन फेज में द एस्टर लिंकेज जो किसके बीच में बन गई थी, मेरे एंजाइम और पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में क्या बनी थी, एक एस्टर लिंकेज बनी थी। दैट एस्टर लिंकेज इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब विद द एडिशन ऑफ वाटर इट विल बी ब्रोकन डाउन। तो मेरा जो एंजाइम है नाउ इट इज विल बी डी एसाइलेटेड, वो नॉन एसाइलेटेड हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, और वो क्या हो गया, रिलीज हो गया है अब फ्री एक नेक्स्ट राउंड की एक्टिविटी के लिए। तो बड़े सिंपल टर्म में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है कि लेट्स सपोज दिस इज़ योर एंजाइम, ओके, ये आपका एंजाइम है। यहाँ पे क्या होती है बेटा, एक यूनिट होती है, एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर। वो एक्चुअली में रोल करता है किसके लिए, कि कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड है या नहीं। तो मेरे मान लो ये मेरा पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे मेरा क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, वो जाके इस पॉकेट में बाइंड कर गया, एंजाइम ने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर लिंकेज, ओके। तो पहले क्या बनती है, एस्टर लिंकेज बनती है, फिर मेरा क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, लेट्स सपोज ये मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। तो हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओके। मेरी जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब क्या होगा, जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी रिलीज, ओके। तो ये जो मेरी पहली यूनिट है वो अब क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये लेट्स मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ओके। तो वो रिलीज हो गई है, सिर्फ मुझे क्या थी, एक यूनिट रिलीज करनी थी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक यूनिट रिलीज होते दिखा दी। अब ये जो यूनिट है सेकेंड यूनिट इट विल बी आल्सो रिलीज, ओके,
वो कब रिलीज होगी, जब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, डी एसिटाइलेशन हो रहा है, तो उसमें क्या है, जो एस्टर लिंकेज बनी है ओके वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइज हो जाएगी। अब ये जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड यूनिट है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो अगर मेरा पॉलीपेप्टाइड है ओके, जहाँ पे क्या एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, वो तो उसको क्या करेगा, एंजाइम को हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए साइट कि भाई यहाँ पे आके कट कर ओके। अब ये क्या होगी, दो उसमें टूट जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगी, अब रिलीज हो जाएंगी। और जो मेरा एंजाइम है वो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया था, एसाइलेटेड हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी एसाइलेटेड हो जाएगा और वो पूरा एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया है। तो दिस इज द हाउ द काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इज गोइंग टू वर्क। तो आपने देखा है कि काइमोट्रिप्सिनोजन में की एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, दो फेज हो रहे हैं, एसाइलेशन फेज एंड द डी एसाइलेशन फेज। अब जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिस एक्टिविटी के बारे में, ग्रुप ट्रांसफर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर को समझने के लिए आपको उससे पहले समझना पड़ेगा structure of ATP. You know ATP is going to have adenine plus ribose and it is going to have 3 phosphate group. आपके इसमें क्या है, 3 phosphate ग्रुप हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो एडेनिन है ओके, एडेनिन, देन यू हैव राइबोज, और हम इसमें क्या दिखाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, इसको इस तरह से भी एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं, O P डबल बॉन्ड O देन O माइनस, देन यू हैव P डबल बॉन्ड O देन यू आर गोइंग टू हैव O माइनस ओके, देन अगेन यू आर गोइंग टू हैव P डबल बॉन्ड O, देन हियर O माइनस, देन हियर O माइनस। तो दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ATP के हमने दिखाया था। अब इस पर एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देखिए, ATP के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, 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 कितने हो गए बेटा, 4। तो ऑलवेज रिमेंबर ATP इज गोइंग टू हैव 4 माइनस। तो कितना नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, 4 माइनस। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा ATP is going to be hydrolyzed. Hydrolyzed means with the addition of water it will be converted into ADP. तो जब मेरा क्या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एक मेरा फॉस्फोराइल ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इट इज विल बी हैविंग, अब इसके ऊपर चार्ज रहेगा 3 माइनस। यस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज ओके, उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर चार्ज रहेगा 2 माइनस ओके, एंड देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो ये रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, इट इज़ बीइंग कैरीड आउट बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स ओके। जो हम सेल के अंदर अब देखेंगे कि जो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र है वो जो ATP की हेल्प से हो रहा है, इट इज़ बीइंग कैटलाइज्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स। उनके पीछे एक बड़ा टर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं काइनेज ओके। तो आपने सीखा ही होगा कि जैसे ग्लूकोज है ओके, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ओके। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन दे रहा है, ATP दे रहा है। ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो एक्टिविटी, ये फॉर्मेशन है, इट इज़ बीइंग हैपन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। तो आपको याद रखना है द लार्ज फैमिली ऑफ एंजाइम्स, द लार्ज फैमिली ऑफ एंजाइम्स दैट catalyze the phosphoryl group transfer
with ATP as donor, they are known as kinases. तो इसमें हमने अभी सीखा है कौन सा एग्जाम्पल कि भाई जो मेरा ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे डोनर कौन है बेटा, ATP, ओके, ये फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करता है, ATP से क्या बन गया, ADP, यस, द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस एक्टिविटी को जो एंजाइम कैरी आउट करता है उसके पीछे क्या लगाता है, नाम के पीछे काइनेज, तो दिस इज द हेक्सोकाइनेज, ओके। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, हमने सीखा है कि जो ATP की हाइड्रोलाइसिस होती है, ओके, तो ATP की हाइड्रोलाइसिस मीन्स विद द एडिशन ऑफ H2O it will be converted into ADP with the release of inorganic phosphate and hydrogen ions, ये रिलीज होंगे। अब इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जब हमारी एक कंडीशन है जिसपे हमारे क्या जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वो क्या है, स्टैंडर्डली डिफाइंड है, टेम्परेचर डिफाइंड है, ओके, पिछली क्लासेस में हमने सीखा है। तो जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -30.5 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ATP, ओके। तो एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी, ये तो बात की हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब सेल के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होती हैं, ओके, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना होता है, एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हम क्या दिखाते हैं, एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और उसको निकाला जा सकता है एक रिलेशन से, ओके। तो वो रिलेशन क्या होता है, दैट इज डेल्टा G, ओके, इट इज इक्वल टू डेल्टा G प्राइम O प्लस RT ln, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ये जो हमारा प्रोडक्ट है क्या है, ADP प्लस PI, ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ATP, ओके। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल फ्री एनर्जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो हम एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर ATP को है ना, एक्चुअली में एक सिंपल उसमें जो दिखा देते हैं, दैट इज़ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा G P से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा G P, ओके, वो डिनोट करता है इट इज़ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। अब समझने की कोशिश कीजिए इस रिएक्शन में, अगर सेल के अंदर ATP का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो सोचने की कंडीशंस देखिए कि मेरा सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, ATP का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। तो वहाँ पे आप देखोगे जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है, जो मुझे एनर्जी देता था ATP, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब मेरे ATP कम होता जा रहा है, जो ATP एनर्जी देता है, अब मैंने कितनी बताई थी एनर्जी, ATP हाइड्रोलाइसिस के कारण क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितनी एनर्जी दे रहा है, -30.5 किलोजूल पर मोल। वो एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो मेरा फ्यूल है, ओके, जो मेरा ATP जो मेरा फ्यूल है, इट सेल्फ विल लूज इट्स पोटेंसी। वो जितनी एनर्जी दे रहा था, जो डेल्टा GP की वैल्यू क्या है, डेल्टा GP की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी जब मेरा सेल के अंदर ATP का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं उस रिलेशन से। अभी हमने सीखा है डेल्टा GP इट कैन बी डिनोटेड बाय दिस रिलेशन, डेल्टा G प्राइम O, ओके, प्लस RT ln concentration of ADP, okay, concentration of PI
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब मेरी वैल्यू एटीपी की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, सेल के अंदर एटीपी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो मीन्स ये जो वैल्यू है, ओके, ये पूरी वैल्यू, ओके, जब कम होती जाएगी इट इज़ गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मेरी क्या बनती जाएगी, ज़्यादा पॉजिटिव। अब जो स्टैंडर्ड फ्री ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो तो कांस्टेंट है, -30.5 है, वो क्या है, नेगेटिव में है। अब जब मेरा एटीपी का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है, तो जो मेरी डेल्टा जीपी की वैल्यू है, ओके, डेल्टा जीपी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी। और जितनी ज़्यादा वो पॉजिटिव होती जाएगी मीन्स आपको जो एनर्जी रिलीज एटीपी हाइड्रोलाइसिस से या फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र से मिल रही है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो होपफुली इट इज़ बीइंग क्लियर टू यू, जब सेल के अंदर एटीपी का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो मेरा फ्यूल है जो मुझे एनर्जी देता है वो डिक्रीज हो गया है, तो फ्यूल तो डिक्रीज हुआ ही है, साथ साथ में वो उसकी जो पोटेंशियलिटी है एनर्जी देने की वो भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो लिविंग सेल को अपने अंदर क्या है, एक एलोबरेट मैकेनिज्म बनानी होती है जिससे कि वो क्या रखे, एटीपी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा रहे, जिससे कि जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो या फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो तो उसको क्या मिले, और ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी मिलती रहे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, शायद आप समझ चुके होंगे। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने आज तक शायद पिछली क्लासेस में सीखा ही होगा, एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, ओके। तो एटीपी क्या है, हमने अभी सीखा है, एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किससे, या तो हाइड्रोलाइसिस से, ओके, या क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफ़र। अब हाइड्रोलाइसिस अगर आप देखोगे, हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, एटीपी, ओके, प्लस H2O क्या हो रहा है, एडीपी प्लस पीआई, और हमें क्या मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितनी हो रही है, -30.5 किलोजूल पर मोल। तो एक्चुअली में अगर आप सेल के अंदर देखोगे एटीपी हाइड्रोलाइसिस इतना नहीं होता है, क्योंकि जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा वो सिर्फ क्या देगा, हीट जनरेट करेगा। और जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, एक आइसोथर्मल सिस्टम है, हमारी बॉडी में क्या है, सारे की सारी जगह टेम्परेचर एक है, तो हीट हमारी बॉडी में कोई वर्कआउट इतना कैरी आउट नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम कन्फर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन। तो कई केसेस में जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस है वो कुछ वर्क कैरी आउट कर सकता है, ओके। तो जैसे ही क्या है, कुछ कंडीशन में आपने देखा है एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, और उन केसेस में अगर कोई कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है प्रोटीन के अंदर, क्या है मेरा कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है प्रोटीन के अंदर, तब वो कुछ कैरी आउट कर सकता है एक्टिविटी को। शायद आपको याद होगा कुछ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, उनका क्या है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, वो सेल सिग्नलिंग के समय काम करते हैं, तो प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंज हो सकता है बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस। सेम वे जो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल एक्टिविटी है वहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन्स का कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी एटीपी हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड एनर्जी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर भी क्या है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस आपका काम करती है। थर्ड पॉइंट है जैसे मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स अलोंग द डीएनए, डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है या कोई भी और प्रोसेस हो रहा है तो उस समय जो एंजाइम्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे समय, उसमें भी एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रही है। तो मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स, ओके, अलोंग डीएनए, वो भी कैसे हो रहा है, ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस के हो रहा है। सेम वे मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स की मूवमेंट है, ओके, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स, ओके, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, एमआरएनए के अलोंग, ओके, वो भी किससे हो रही है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से हो रही है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं
जो क्या हो रहे हैं, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से हो रहे हैं। सेम वे देयर आर सम अदर एग्जांपल्स, जैसे हेलिकेज एंजाइम है, रैक ए प्रोटीन है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। दे एक्चुअली डू द वर्क विद इन द सेल बाय द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। लेकिन बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में एक्चुअली एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज नॉट गोइंग टू डू वर्क, इट इज एक्चुअली द ग्रुप ट्रांसफर। तो जो ग्रुप ट्रांसफर की मैकेनिज्म है, ओके, एक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो वही एक्टिविटी क्या कर रही है, कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। अब मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, ओके, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिन। ओके, तो बहुत सारी बुक्स में इस रिएक्शन को इस तरह से दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और ये एटीपी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई, और आपकी सिंथेसिस किसकी हो रही है, ग्लूटामिन की हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये सिंपल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे जो एटीपी है एक्चुअली इट इज़ कोवलेंटली अटैच टू द सबस्ट्रेट। यहाँ से जो मेरा सबस्ट्रेट है ग्लूटामेट, उससे क्या कोवलेंटली अटैच होता है और फिर वो इसका जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो रिलीज हो जाता है। तो समझने की बात कीजिए, जो ग्लूटामेट है इसको एक्चुअली में 2 स्टेप में इस तरह से दिखा सकते हैं कि मेरा ग्लूटामेट है, लेट्स आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर, CH माइनस NH3 प्लस। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, CH2 देन CH2 देन COO माइनस। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फोराइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है ATP से। तो ये PO3 माइनस इज एक्चुअली द फॉस्फोराइल ग्रुप, तो ये आके अटैच हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिए, जो ये इंटरमीडिएट बना है, ये जो फॉस्फोराइल ग्रुप के ट्रांसफ़र से जो इंटरमीडिएट बना है, इट एक्चुअली जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो क्या करता है, इसका जो फ्री एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमीनो ग्रुप आके अटैच होता है NH3, ओके, एंड देयर इज रिलीज ऑफ PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगी, मेरी रिलीज हो गई है, और फिर ये मेरी सिंथेसिस किसकी हो जाती है, ग्लूटामिन की। तो यहाँ पे आके अमीनो ग्रुप अटैच हो गया। तो दिस इज हाउ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन अकर्स फ्रॉम द ग्लूटामेट। आपको याद रखनी है यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ द फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, और यहाँ पे जो ATP है इट इज कोवलेंटली अटैच टू सबस्ट्रेट। Yes, कुछ केसेस में ATP will be attached covalently to the enzyme also। तो आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारी केसेस में जो ATP है इट इज़ गिविंग एनर्जी बाय द वे ऑफ ग्रुप ट्रांसफ़र। यस, कुछ केसेस में क्या है, एनर्जी मिलती है बाय द सिंपल हाइड्रोलाइसिस। उसके जो एग्जांपल्स हमने सीखे हैं कौन कौन से में, भाई जब कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है प्रोटीन के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स अलोंग DNA, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स अलोंग mRNA, हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी, रैक ए प्रोटीन की एक्टिविटी, टोपो आइसोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी, वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हाइड्रोलाइसिस हो रही है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस में क्या ATP क्या करती है, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस कैरी आउट करती है। चलिए एक बार हम दोबारा डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ATP। तो ATP में आपने देखा होगा यू आर गोइंग टू हैव 3 फॉस्फोराइल ग्रुप, P डबल बॉन्ड O, then O, then here O, then you are going to have O, then P double bond O, then O, okay, then here you are again having O, then P double bond O, then O, then you are going to have O। आप यहाँ पे क्या होता है, एक राइबोज, then you are going to have adenine। so this is the chemical structure of the, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ATP का। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप हैं बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट वाला ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या मेरा अल्फ़ा फॉस्फेट ग्रुप है, सेकंड वाला क्या मेरा बीटा फॉस्फेट ग्रुप है, एंड ये थर्ड वाला क्या मेरा गामा फॉस्फेट ग्रुप है। अब समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ग्रुप जो ट्रांसफ़र होता है, ओके, पहले आपने शायद पढ़ा होगा कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है। नहीं, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं होता, इट इज़ द फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है।
ओके, अब ये समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला जो ग्रुप है, ओके, दिस इज द फॉस्फोराइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो ये कौन सा ग्रुप है, PO3 2 माइनस, कितना है, P कितने मेरे ऑक्सीजन 3 है, और चार्ज देखिए इट इज 2 माइनस। सो दिस ग्रुप इज द फॉस्फोराइल ग्रुप, फॉस्फोराइल ग्रुप। ओके, यस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं विद लेबलिंग ऑफ अल्कोहल्स, इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। ओके, मैं वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से, रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है इट इज़ एक्चुअली द फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये वाला पूरा ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरह से अगर ये पूरा ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, ओके, तो वो कौन सा ग्रुप होता, एक ऑक्सीजन और बढ़ जाती, OPO3 2 माइनस, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया मेरा, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड, अब ये प्रूव हो चुका है कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेरा क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। अब एक चीज़ और याद रखनी है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, देयर इज अल्फा फॉस्फेट, देयर इज बीटा फॉस्फेट एंड देयर इज गामा फॉस्फेट। चलिए एक उसमें दोबारा ड्रॉ करते हैं। यू आर गोइंग टू हैव एडेनिन, ओके, देन यू आर गोइंग टू हैव राइबोज, और बड़े सिंपल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दीज 3 फॉस्फोराइल ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये क्या बताया, इट इज़ गोइंग टू बी अल्फा, दिस इज़ गोइंग टू बी बीटा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी गामा। अगर मेरा अल्फा और बीटा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इट इज़ गोइंग टू बी हाइड्रोलाइज, कौन सा मेरा, अल्फा और बीटा, तो आपको याद रखनी चाहिए यहाँ से मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब जनरली हाइड्रोलाइसिस कौन सा होता है, बीटा और गामा वाला, जो टर्मिनल वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी डोनेटेड। तो यहाँ से जो मेरी एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है, अभी मैंने बताई है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 31 किलो जूल पर मोल। ओके, और जो मेरा अल्फा और बीटा वाला जो बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो रहा है, उससे जो मेरी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हाइड्रोलाइसिस हो रही है वो कितनी बेटा, इट इज़ -46 किलो जूल पर मोल। अब आपको ये याद रखनी है कि जो ATP है, एक तो फॉस्फोराइल ग्रुप तो देता ही है, तो अगर सिर्फ हाइड्रोलाइसिस किसकी हो रही है, ये वाले बॉन्ड की, तो इसने क्या दिया, फॉस्फोराइल ग्रुप किया। जब बीटा और गामा के बीच में जो वो हुआ हाइड्रोलाइसिस हुई, तो क्या दिया इसने, फॉस्फोराइल ग्रुप दिया। जब हाइड्रोलाइसिस कहाँ हुई, अल्फा और बीटा के बीच में हुआ, तो इसने क्या किया, पायरोफॉस्फेट ग्रुप दिया। तो ATP क्या क्या कर सकता है, इट कैन डोनेट फॉस्फोराइल ग्रुप, तो क्या है, फॉस्फोराइल ग्रुप दे सकता है। तब हमें एनर्जी कितनी मिलेगी एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, -31 किलो जूल पर मोल। दूसरा ये क्या कर सकता है, इट कैन डोनेट द पायरो फॉस्फोराइल ग्रुप। ओके, जब पायरो फॉस्फोराइल ग्रुप दे रहा है तब हमें क्या मिल रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन में यू आर गोइंग टू हैव मोर एनर्जी, इट इज -46 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, दैट ATP कैन आल्सो गो फॉर अनदर रिएक्शन दैट इज नोन एज एडेनिलाइल ग्रुप ट्रांसफर। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एडेनिलाइल ग्रुप ट्रांसफर। एडेनिलाइल ग्रुप ट्रांसफर में एक्चुअली में क्या होता है, दिस ग्रुप एडेनिन, राइबोज एंड फॉस्फेट, दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू ए बायोमोलिक्यूल। अब ये वाला ग्रुप नहीं ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एडेनिन, राइबोज एंड फॉस्फेट, इट इज बीइंग अटैच्ड टू द अनदर बायोमोलिक्यूल। अब वहाँ पे क्या होगा, जब ये फर्स्ट दिस 3 दीज आर बीइंग ट्रांसफर टू अनदर बायोमोलिक्यूल्स, तो अब मेरे बच क्या गए, 2 पायरोफॉस्फेट बच गए, ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब सिंपल सी बात ध्यान करो, जब मेरा क्या हो रहा है, एडेनिलाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ओके, तब मेरे क्या हुआ, किसी भी
बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर क्या अटैच हो गया बेटा, एडेनिन, और क्या हो गया अटैच, राइबोज थ्रू द फॉस्फेट लिंकेज। ओके, तो ये जाके इस पे अटैच हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दो मेरे पायरोफॉस्फेट वो भी रिलीज हुए हैं। अब जो एडेनाइजेशन रिएक्शन है, ओके, वो एक्चुअली में रिलीज करती है एनर्जी। कितनी रिलीज करेगी, क्योंकि वहाँ पे कौन सा बॉन्ड रिलीज हो रहा है, कौन सा, अल्फा और बीटा वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो समझने की कोशिश करो, ये मेरा जो है ये ग्रुप, ओके, वो जाके अटैच हो रहा है इस पे एक्चुअल में इस तरह से, ये मैंने थोड़ी रॉन्ग डायरेक्शन दिखाई है, ये जाके अटैच हो रहा है। तो इसके अटैचमेंट के लिए क्या है, जो मेरा अल्फा और बीटा वाला क्या है, फोस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड है, वो क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। उस अल्फा और बीटा के हाइड्रोलाइसिस से मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, -46 किलोजूल पर मोल। ओके, इतनी एनर्जी मिली। अब मेरा जो ये पायरोफॉस्फेट है ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब सेल के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, देयर आर यूनिवर्सली अवेलेबल एंजाइम जिनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। वे इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम वो इस पायरोफॉस्फेट को क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, और उससे भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वो कितनी होगी, -19 किलोजूल पर मोल। तो जो एडेनाइजेशन रिएक्शन है, तो उसका अगर आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखोगे वो कितना हो गया, -46 एंड -19, तो आपको कितनी मिली, -65 किलोजूल पर मोल। तो आप ये देखोगे जिस रिएक्शन से जितनी ज़्यादा फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स दैट रिएक्शन इज मोर एक्सर्गोनिक। जितनी ज़्यादा एक्सर्गोनिक होगी उसके स्पॉन्टेनियस होने का चांस और ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना चाहिए एनालाइजेशन रिएक्शंस दे आर मोर फेवरेबल, क्योंकि वो क्या कर रही है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रही है। अब समझने की बात कोशिश करो। अब अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था कि कुछ रिएक्शंस का जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर उनका जो गिब्स फ्री ऑफ एनर्जी हाइड्रोलाइसिस पॉजिटिव है, फिर भी वो रिएक्शन सेल कैरी आउट कर सकती है कपल करके। तो चांस है कि कोई रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन के साथ कपल कर देते हैं। तो सेम बात अगर आपको समझनी है, जो एडेनाइजेशन रिएक्शंस हैं वो क्या है, एनर्जी देती है उन रिएक्शन को सेल को अंदर जो जिनको क्या है वो फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे जो फैटी एसिड है, ओके, फैटी एसिड का अगर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन, ओके, एज वेल एज सिंथेसिस। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या है, इट इज गोइंग टू यील्ड एनर्जी, ओके, यस। सिंथेसिस में इट इज गोइंग टू हैव सम सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। लेकिन चाहे इसका ऑक्सीडेशन है या क्या है, सिंथेसिस है, दोनों में फैटी एसिड का एक्टिवेशन करना है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन एज वेल एज सिंथेसिस के लिए आपको क्या करना है, उनको एक्टिवेट करना है। तो जो फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए जो एक्टिवेशन के लिए क्या है, एक रोल होता है कोएंजाइम ए का, ओके, दैट इज गोइंग टू अटैच विद द फैटी एसिड। और जो ये रिएक्शन है एक्चुअल में क्या होती है बेटा, एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन मीन्स इट इज गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज। जब पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज है वो रिएक्शन आसानी से सेल के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन जो सेल के अंदर जो फैटी एसाइल को ए की सिंथेसिस है वो एक्चुअली में कैरी आउट होती है इन ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फैटी एसिड दे आर गोइंग टू बी एडेनाइलेशंस। वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, दे आर गोइंग टू अंडर एडेनाइलेशन। इसमें क्या होता है, एटीपी डोनेट करता है एडेनाइल ग्रुप, तो हमारा क्या बनता है, फैटी एसाइल एडेनाइलेट, ओके, एडेनाइलेट, ओके, then there is release of
pyrophosphate. Okay, in the next step what happens, the coenzyme A it is being attached और जो हमारा एडिनिलाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एडिनिलाइल ग्रुप है वो क्या हो गया, रिलीज होगा और मेरा क्या बन गया, फैटी एसाइल CoA। अब इस रिएक्शन में आप जानते ही हैं जो स्टैंडर्ड फ्री ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, जो मेरा ATP से फाइनली क्या बन गया है, AMP बन गया है। ओके, दोनों रिएक्शन ओके प्लस पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस, बोथ रिएक्शंस दे आर गोइंग टू हैव ए स्टैंडर्ड फ्री ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कितनी अभी बताई थी मैंने, -65 किलोजूल पर मोल। तो अब आपकी कोई एक रिएक्शन है जो क्या थी, अनफेवरेबल थी, वो भी कैरी आउट हो सकती है, पुश हो सकती है इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से जो एडिनाइलेशन रिएक्शन है हेल्प करता है, पुश करता है उन रिएक्शंस को जो क्या है, एंडरगोनिक है, जो नहीं हो सकती सेल के अंदर, और वो भी सेल के अंदर कैरी आउट हो सकती हैं, जिसको क्या है, एक लार्ज एनर्जी ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एडिनाइलेशन रिएक्शन। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो एडिनाइलेशन का। एंड आपको पता ही होगा कि जो अमीनो एसिड ओके दे आर बीइंग एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वहाँ पे एक्चुअली जो एडिनाइलेशन होता है वहाँ पे ATP इज़ द डोनर। तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमें क्या चाहिए, अमीनो एसिड क्या चाहिए, एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहिए। तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एनी अमीनो एसिड विल बी एडिनाइलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसाइल AMP। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स, द पार्टिकुलर tRNA जो उस अमीनो एसिड के लिए पार्टिकुलर tRNA है वो जो उसको लेके जाएगा एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो हमारा जो tRNA है ओके जो पार्टिकुलर tRNA है किसी पार्टिकुलर अमीनो एसिड का, दैट इज गोइंग टू इंटरेक्ट ओके, और फिर किसकी सिंथेसिस हो जाती है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसाइल tRNA। ओके, यहाँ पे क्या है, AMP इट इज गोइंग टू बी रिलीज नाउ। सो यू सी द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहाँ पे क्या बन रहा है, अमीनो एसाइल tRNA ओके, वो सिंथेसिस कौन से एंजाइम के द्वारा की जाती है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, और वहाँ पे ATP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू AMP। तो इस रिएक्शन में भी क्या है, एडिनाइलेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो आप देखोगे tRNA, जो हमारी जो पुरानी जो फर्स्ट इससे पहले की रिएक्शन देखी है जिसमें कोएंजाइम A का रोल है, वो यहाँ पे tRNA प्ले कर रहा है। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ एडिनाइलेशन रिएक्शन that actually happen during the process that is known as bioluminescence। आपको पता ही होगा कि फायरफ्लाई है, दे कैन प्रोड्यूस लाइट, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो इस बायोलुमिनेसेंस प्रोसेस में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, लूसीफेरिन। ओके, now this luciferin it has to be activated। तो उसमें क्या है, ATP is the donor of the phosphoryl group। तो ATP will be converted into AMP और pyrophosphate will be released। तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, there will be synthesis of luciferyl adenylate। ओके, तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है ये क्या हो रहा है, एडिनाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन एंड बाय द एंजाइम लूसीफरेज देयर विल बी ए मल्टी स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ CO2, यस, देयर विल बी रिलीज ऑफ AMP एंड yes there will be release of light। तो इसी समय क्या होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी, एंड there will be conversion of luciferyl adenylate into luciferin।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो हमारा लूसीफेराइल एडिनाइड बना था बाय द प्रोसेस ऑफ एडिनाइलेशन, नाउ इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी लूसीफेरिन, हमारी एएमपी क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट देयर आर गोइंग टू बी सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन द लूसीफेरिन इज गोइंग टू बी रीजनरेटेड। सो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, एडिनाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। तो अब इस केस में जो फायरफ्लाई जो लाइट प्रोड्यूस करती है, इट एक्चुअली गोइंग टू डिफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। जो जितनी भी डिफरेंट फायरफ्लाई की स्पीसीज हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द लूसीफेरेज एंजाइम। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग दैट हम किसी भी प्लांट में कोई भी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुछ साल पहले साइंटिस्टों ने क्या लिया, टोबैको का प्लांट लिया। ओके, इन द टोबैको प्लांट दे इंट्रोड्यूस दिस लूसीफेरेज जीन। ओके, अभी आपने सीखा है लूसीफेरेज जीन क्या करता है, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द लाइट। तो बाय द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग, ओके, जीन क्लोनिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, दिस जीन वाज इंट्रोड्यूस इन द टोबैको प्लांट। अब जो ये टोबैको का प्लांट था, लेट्स सपोज दिस इज द टोबैको प्लांट, इट मे नॉट बी द रियल पिक्चर। अब उन्होंने इस प्लांट को क्या किया, वाटर दिया, जिस वाटर के अंदर क्या मिला रखा था, लूसीफेरिन। ओके, द सबस्ट्रेट मिला रखा था। The scientists, they were surprised to see that this plant, which was now expressing luciferase gene, it start glowing. Okay, ये glow करने लगा in the dark. Dark के अंदर, इसके अंदर से क्या आने लगी, light produce होने लगी। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड यू कैन सी कि भाई क्या हमने क्या किया, एक प्लांट के अंदर क्या किया, एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया, और फिर हमने उसको सबस्ट्रेट दिया। तो फिर क्या, वो भी क्या है कि जैसे फायरफ्लाई के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ही अब क्या है, प्लांट के अंदर भी क्या है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सो टुडे वी हैव लर्न दैट यस, इन मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकता है, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस हो सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एसाइलेशन और डी एसाइलेशन मैकेनिज्म हो सकती है बाई व्हेन द काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इज गोइंग टू वर्क। फिर हमने देखा कि भाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है, पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है, एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है बाय द एटीपी। यस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस भी होता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र, पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र, एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, पायरोफॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइल, पायरोफॉस्फोराइल एंड एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस टाइम।